Hello everyone, my name is Nitin Bela and today I will give you a brief intro about what is front end web development. फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इसके अंदर होती हैं, वो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, आपको पता ही है वेबसाइट क्या होती है। अगर आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हो लाइक मिंत्रा, अमेजोन, कोई भी चीज़ अगर गूगल पे सर्च करते हो तो आपको हमेशा एक वेबसाइट ही दिखाई देगी। आप इस पे ओपन करते हो एंड दिस इज ऑल अ वेबसाइट। ठीक है, सो दिस इज वेबसाइट। एंड अगर आप बात करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की, इसको डिज़ाइन कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, किस तरीके से बनेगी और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इसको बनाने में यूज़ की जाती हैं, यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, इंटरेक्शन यूज़र का किस तरीके से होगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में आती हैं। और आपको इसको फ्रंट एंड डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो वैसे फ्रंट एंड वेब डिजाइनिंग में आपके पास कई सारी चीज़ें होती हैं। आजकल के टाइम पे कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। लेकिन कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो हमेशा ही एक फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है। डिजाइनिंग के एस्पेक्ट से कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, किस तरीके से दिखाई जाएगी, कलर किस तरीके से होगा, किस तरीके से एलिमेंट्स के बीच में गैप होगा। ठीक है, यही नहीं, अगर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में चेंज करते हैं, मतलब अगर आप वेबसाइट के बारे में बात करूँ तो वेबसाइट आपके पास डेस्कटॉप से भी एक्सेस हो सकती है, लैपटॉप से भी एक्सेस हो सकती है, टैबलेट से भी एक्सेस हो सकती है और एक फ़ोन से भी एक्सेस हो सकती है। तो अगर मुझे देखना है कि वेबसाइट फ़ोन में कैसे दिखती है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक इसमें डिसेबल्ड है तो मैं दूसरी वेबसाइट खोल लेता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अमेजोन खोल लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास अमेजोन की वेबसाइट है। ठीक है, लुक एंड फील किस तरीके से होगा, यूज़र इंटरफेस, ये सारी चीज़ें आपकी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में आती है। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास एक टॉगल का बटन होता है, टॉगल डिवाइस टूल बार, एरो के राइट हैंड साइड पे इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ये वेबसाइट फोन व्यू में आपकी खुल गई है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट बना दें तो फोन के लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फोन के लिए भी उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और टैबलेट के लिए भी उसको ऑप्टिमाइज करेगा। चीज़ों का साइज, ठीक है, एलिमेंट्स का साइज क्या होगा, एलिमेंट की पोजीशनिंग किस तरीके से चेंज हो जाएगी, वो सारा का सारा आपका फ्रंट एंड में ही आता है। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, कि अकॉर्डिंगली आपके वेबसाइट के डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंगली जब एडजस्ट हो जाती है वेबसाइट, उसको रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं वेबसाइट की। तो ये किस तरीके से होगी यहाँ पर दिख जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस हैं, जैसे आईपैड एयर है। ठीक है, उसमें किस तरीके से दिखेगा, लैंडस्केप मोड में किस तरीके से दिखेगी वेबसाइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। तो इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज आती हैं, कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज को पढ़ा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी कौन सी होती है इसको करने के लिए, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जबकि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की बात आती है तो कुछ टेक्नोलॉजीज हमारे पास ऐसी हैं जो पहले से ही यूज़ की जाती हैं और शायद उनका रिप्लेसमेंट कभी होगा भी नहीं। तो इनमें जो पहली टेक्नोलॉजीज हमारे पास आती है वो होती है HTML। ठीक है, HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये हमेशा सबसे बेसिक होती है। ठीक है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी वेबसाइट बनती तो सबसे पहला काम आपका HTML में ही होता है। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोल दी है तो हमको देखना है, अगर आप देखते हो कि इस तरीके से ये सारे एलिमेंट बने हैं तो इनको बनाना पड़ता है फ्रॉम स्क्रैच। अगर कोडिंग की बात करें तो, अगर वर्डप्रेस या CMS किसी अलग की बात करें तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंपोनेंट बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोडिंग से तो आपको स्क्रैच से हर एक चीज़ बनानी पड़ती है। ठीक है, सब कुछ एडजस्टमेंट, हाइट, विड्थ, कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, सब कुछ देना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ कि डॉक्यूमेंट, हम इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वेब डॉक्यूमेंट। तो ये किस तरीके से आपका HTML में दिखेगा, तो अगर आपको देखना है तो आप सिंपली किसी भी वेबसाइट पे जाके कंट्रोल+U दबा दीजिए। ठीक है, कंट्रोल U करेंगे तो वेबसाइट का इस तरीके से एक कोडिंग व्यू खुल जाएगा। यही है आपका HTML जो आप देख सकते हैं।
देखेंगे आप यहाँ पर एच टी एम एल टैग भी लगा हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं एच टी एम एल की बात करूँ, सो दिस इज अ टैग लैंग्वेज, ठीक है। हम इसको कोडिंग नहीं बोल सकते प्रॉपरली, इट्स जस्ट अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। कोई कोडिंग की लैंग्वेज नहीं है, दिस इज ओनली अ टेक्नोलॉजी, टैग लैंग्वेज। इसमें आपको कोई लॉजिक वगैरह नहीं लगाना पड़ता, आपको बस टैग्स याद करने पड़ते हैं, खुद से भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप देखेंगे एच टी एम एल है, हेड है हमारे पास टाइटल है, टैग है, मेटा टैग है, तो हमारे पास बहुत सारे टैग्स होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से यूज होंगे, यूज केसेस में कौन कौन से टैग आते हैं, वो सारे के सारे HTML में बताए जाते हैं, ठीक है। HTML होता है, HTML में एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। कई सारी चीजें होती है, तो आपको पढ़ना पड़ता है। HTML इज कंपेरेटिवली द इजीएस्ट टेक्नोलॉजी दैट यू कैन लर्न इन फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। बहुत ईजी है, आपको बस थोड़ा थोड़ा सा, जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे कि कौन कौन से टैग आपके यूज हो रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल पार्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सो इट्स नॉट हार्ड। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से वेबसाइट दिखती है। हमको वेबसाइट को इस तरीके से दिखाना है, तो हमको वेबसाइट को स्टार्टिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं मेरी बात, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी कोडिंग वेबसाइट की बात होती है, तो जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी हमको करनी पड़ती है कवर, दैट इज HTML, ठीक है। ईजी है, इसको इजीली कोई भी कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का ही चाहिए, सिंपली इसको कोई भी सीख सकता है, ठीक है। नाउ द सेकेंड चीज़ है, जो हमारे पास आती है, वो होती है CSS। अब ये थोड़ा सा HTML से हार्ड होती है, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग योर वेबसाइट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, HTML स्ट्रक्चर जैसा ही दिखता है वैसा ही होता है। अगर मैं कोई वेबसाइट को बनाता हूँ, और कोई HTML वेबसाइट होती है, सपोज करो HTML ओनली वेबसाइट, तो अ, उसमें क्या होगा, आपको बस सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेंगे, कोड्स ही दिखेंगे, सॉरी, कोड्स नहीं दिखेगा आपको, सिंपली एक स्ट्रक्चर ही दिखेगा। आप देख सकते हैं, ये आपकी पूरी HTML की वेबसाइट है, इसमें ना कुछ कलर है ना कुछ है, हेडिंग्स लगी हुई हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, कुछ एंकर टैग्स लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, एंकर टैग्स, इमेज, एट्रीब्यूट, ये सारी सारी चीज़ें जो आपके HTML में बेसिक में आता है। तो आप देखोगे कि विदाउट CSS वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपकी दिखाई देती है, ठीक है। तो दिस इज HTML वेबसाइट, आपके पास सिंपल होती है, ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं है। अगर आप उसमें जान डालनी है, यानी उसमें कलर्स डालने हैं, उसमें कई सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मूव हो रहा है, ठीक है, कलर है, ठीक है, इसका कलर है, आप इस पे लेके जा रहे हैं तो देखिए कलर फेड हो रहा है, या ऐसा करके ये नीचे आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट CSS, ये सारा का सारा CSS से होता है, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आप CSS और HTML को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कभी भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसकी फाउंडेशन सबसे पहले रखा जाता है, कि कितने कॉलम होंगे, कितने फ्लोर होंगे। तो फाउंडेशन बीम्स पहले पड़ती हैं, उसके बाद पहला फ्लोर बनता है, फिर सेकंड फ्लोर बनता है। सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज HTML, वो HTML से बनता है। नाउ टाइल्स कौन सी लगेंगी, बल्ब कौन से लगेंगे, पेंट कौन सा होगा, ठीक है, रेलिंग कौन सी लगेंगी, तो वो सारी की सारी चीजें क्या है, CSS। मतलब एस्थेटिक पार्ट जो भी कवर करता है, वो आपका कौन कवर करता है, CSS करता है। तो CSS टेक्नोलॉजी, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ हार्ड एंड इजी, तो HTML से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप इसको समझ जाते हो तो काफ़ी इजी है। आपको मज़ा भी आता है, तो मज़े के साथ साथ कोई चीज़ सीखते हैं तो हमेशा अच्छे से आती है, तो क्योंकि आप कलर लगा रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप बचपन में अगर आप पेंट वगैरह करते थे, ड्राइंग करते थे, तो अच्छा लगता था। सो दैट इज द सेम थिंग, यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, बट विद द हेल्प ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स। आपको प्रॉपर्टीज और वैल्यूज याद होनी चाहिए, एंड आप कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी आप इससे बना सकते हो, ठीक है। तो इफेक्ट्स हो गया, एनिमेशंस हो गया, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, होवर इफेक्ट हो गया। आप देख रहे होंगे, जैसे मैं इस पे लेके जा रहा हूँ कर्सर, तो ये इस तरीके से मूव हो रहे हैं थोड़े थोड़े करके, इस पे लेके जा रहा हूँ तो ये आ रहा है। सो दिस इज जो भी एस्थेटिकली गुड पार्ट होता है वेबसाइट के अंदर, वो सारा का सारा आपका CSS से कंट्रोल होता है, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट से। नाउ द थर्ड थिंग इज, आपके पास जो आती है जावास्क्रिप्ट। अब आपने वेबसाइट बना ली, आपने वेबसाइट का स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लिया, आपने वेबसाइट को डिजाइन भी कर दिया। नाउ द थिंग इज, वेबसाइट में फंक्शनैलिटी लेके आनी है। फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ लॉजिकल पार्ट होना चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। HTML एंड CSS आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
तो यहाँ पर आपको कंपेरेटिवली थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपने इससे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है तो शायद से जावास्क्रिप्ट आपको इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो एंड दैट विल बी जावास्क्रिप्ट, तो वो थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ सकती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें, डेली पढ़ें, और डेली जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको अगर अप्लाई करते जाओगे चीज़ों पे, तो ये इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट का काफ़ी कम पार्ट ही यूज़ होता है। ठीक है। मोस्टली अगर आप बैकएंड कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास पूरे लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन होगा, लेकिन फ्रंट एंड में इतना ज़्यादा चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाता। बस आपको देखना है कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप उसको अच्छे से समझ जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे फॉर्म वगैरह की चीज़ें हैं, वैलिडेशन टास्क है हमारे पास, तो वो भी हम इससे करते हैं। बट अभी सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए। जावास्क्रिप्ट का पार्ट कहाँ पर आएगा? अब सपोज कीजिए कि ये वाला पूरा का पूरा पार्ट मैं HTML और CSS से बना सकता हूँ। सकता क्या हूँ, बन जाएगा। लेकिन फिर हमारे पास एक लॉजिकल पार्ट यहाँ पर कहाँ पर होगा? ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर नेम डाला, ईमेल डाला, सब्जेक्ट डाला और मैसेज डाला, और जब मैंने सेंड मैसेज कर दिया तो उसके बाद क्या चीज़ होगी या फॉर्म कहाँ जाएगा, वो तो शायद सिर्फ वो HTML के अंदर हो जाता है। लेकिन इसके अंदर वैलिडेशन का टास्क, मतलब सपोज कीजिए कि किसी ने नेम में ए डाल दिया, ईमेल में भी ए डाल दिया, ठीक है, सब्जेक्ट में भी ए डाल दिया और मैसेज में भी ए डाल दिया और सेंड मैसेज कर दिया और मैसेज सबमिट हो गया। सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और वहाँ पर आप फॉर्म के थ्रू कोई इनपुट लेते हो या फिर यूज़र का इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होता है एक फॉर्म में आना चाहिए, कि नेम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है फ़ोन नंबर है तो 012345678 9 किया तो फॉर्म सबमिट हो गया। सो दीज आर वैलिडेशन टास्क, लॉजिकल टास्क है, जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो लॉजिकल टास्क आपके जितने भी हैं वो जावास्क्रिप्ट से इजीली हो जाते हैं। नॉट ओनली सिर्फ वैलिडेशन टास्क, कई ऐसे टास्क हैं जो जावास्क्रिप्ट से होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट खोलूँ, जैसे हम अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं, तो वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए भी आपकी जावास्क्रिप्ट यूज होती है। इंटरैक्टिव का मतलब हो गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ इमेजेस लगी हुई हैं, यहाँ पर एक आइकन है आपके पास, ये देखिए। तो हमारे पास सबसे पहले तो एक पॉपअप विंडो आ गया है। पॉपअप विंडो में आपके पास एक पूरा का पूरा फॉर्म बन गया है, कि पिंग है एक तरीके से, कि आप कुछ 15 सेकंड पहले 20 सेकंड बाद चलेगा। तो दिस इज अ लॉजिकल टास्क, ये एक टाइप का फॉर्म है जो आपको 15 सेकंड में शूट होकर आपको वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगा। और जब तक इसको क्लोज नहीं किया या भर नहीं दिया तो तब तक कुछ नहीं होगा वेबसाइट पे। देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। सो दैट इज अ लॉजिकल टास्क। सो इन लॉजिकल टास्क के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। ये जो डिजाइनिंग है पार्ट, वो CSS ही हैंडल करेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो। हमको बस लॉजिक इसमें लगाना है कि ये जो बॉक्स है CSS का, ये दिखेगा कब। ठीक है। और इस क्लोज पे क्लिक होने के बाद वो हट भी जाना चाहिए। सो दैट इज अ लॉजिकल टास्क, जो कैसे इंप्लीमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आगे को मूव हो रहा है। सो ये स्लाइडर और कैराउजल बनाने के लिए भी जावास्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ऑन क्लिक के जितने भी इवेंट है, मतलब इवेंट का मतलब क्या होता है? आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आप राइट क्लिक कर रहे हैं, आप लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं, आप स्पेस बार दबा रहे हैं, कोई की दबा रहे हैं, शिफ्ट एंटर, एवरीथिंग इज अ इवेंट, इज एन इवेंट। तो ये सारी की सारी क्या चीजें होती हैं? इवेंट होती हैं। तो ऑन क्लिक पे कोई इवेंट हो रहा है, मतलब मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद स्लाइड हो रहा है। सो दिस इज हैंडल्ड बाय जावास्क्रिप्ट। तो क्लिक के जितने भी इवेंट होते हैं वो आपके जावास्क्रिप्ट से ही हैंडल होते हैं। तो क्योंकि इनमें लॉजिकल टास्क लगता है कि क्लिक होने पे क्या परफॉर्म होना चाहिए, सो आपके पास क्या होता है? जावास्क्रिप्ट होता है। यही नहीं, आप देखेंगे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंजेस हो रहे हैं, ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंजेस हो रहे हैं, ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंजेस हो रहे हैं। तो ऑन क्लिक पे ये चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए आप देखते हैं यहाँ पे काउंटर चल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। CSS में लॉजिक आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, HTML में भी लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, दैट कैन ओनली बी डन बाय जावास्क्रिप्ट। तो इंगेजमेंट आपकी वेबसाइट को बढ़ाने के लिए, एक इंटरैक्टिव अप्रोच देने के लिए, ठीक है, यूजर को, ताकि इंटरैक्टिव लगे वेबसाइट की, मेरे क्लिक होने पे ये हो रहा है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, मैंने फॉर्म सबमिट किया तो मुझे ऐसा थैंक यू होके आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? इंटरैक्टिव बनाने के लिए वेबसाइट को होती है। और आपके पास वैलिडेशन टास्क भी होते हैं, और कई सारे लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन टास्क होते हैं जो आपके जावास्क्रिप्ट से परफॉर्म किए जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या करते हैं? अपनी वेबसाइट में लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये तीन एक बेसिक ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में सीखनी ही पड़ेगी, मतलब मस्ट है, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं।
एंड जावा स्क्रिप्ट इज द ओनली लैंग्वेज दैट कैन रन ऑन ब्राउजर। तो इसकी मोनोपोली है, इस ये चेंज नहीं हो सकता, तो जावा स्क्रिप्ट आपको सीखना ही पड़ेगा। हाँ, शायद आगे चल के बैकएंड के लिए आप कोई और लैंग्वेज सीख ले जो इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है, बट फिर भी अगर आप फ्रंट एंड की बात करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट में आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करें, हमारे पास कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं जैसे फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज, अब फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज क्या होती है? फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज क्या होते हैं? आपके पास ऑलरेडी बिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप यूज करते हो। कि सपोज कीजिए आपको कोई चीज बनानी है, आपको शायद से 10 वेबसाइट में काम करना है और 10 वेबसाइट में आपको सेम इस तरीके का काउंटर चाहिए, तो क्या आप 10 बारी उस काउंटर को अलग अलग तरीके से बनाओगे? नहीं। आप एक पर्टिकुलर फ्रेम बना दोगे उसका, या फ्रेम उसका यूज करोगे जो क्या कर रहा है, बस इसके अंदर वैल्यूज डालो और वो खुद ब खुद काउंट करेगा कितने तक, वो सारी लिमिट उसमें लगी रहेंगी। तो ये सारी चीजें क्या होती है? फ्रेमवर्क्स होते हैं जो पहले से बने रहते हैं, बस आपको उसके अंदर क्या करना पड़ता है, अपने हिसाब से चीजें डालनी पड़ती हैं। ठीक है। जैसे अगर आपने पोस्टर माई वॉल या कैनवा इस तरीके की अगर कोई वेबसाइट यूज की है जहाँ पर पहले से डिजाइन इम्प्लीमेंटेड होता है, बस आपको वहां पर जाके अपना नाम लिखना है, अपना लोगो डालना है, ठीक है, अपनी चीजें लिखनी है, डिजाइन करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ता, छोटी छोटी चीजें डालनी है और वो पोस्टर फिर आपके हिसाब से बन जाता है। तो यही चीज होती है आपके पास फ्रेमवर्क। तो आप अगर आप यहाँ पे देखिए तो हो सकता है कि ये, इसको हम बोलते हैं एक नेविगेशन बार। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना टेक्निकल जाने की नहीं जरूरत, आप सिंपली इसको बोलते हैं एक हेडर है। ठीक है। तो हेडर में क्या होता है, हो सकता है कि आपको 10 वेबसाइट के हेडर बनाने हैं और 10 वेबसाइट के हेडर ऑलमोस्ट आपके क्या है, सिमिलर ही है। तो आपको 10 बारी इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो से बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि भैया पहले ये बनाओ, फिर ये एलिमेंट रखो, फिर उसका सीएसएस ऐसा करो। तो आप क्या यूज कर सकते हैं, एक फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं कि आपने उस फ्रेमवर्क को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लेके आए, बस उसके अंदर की चीजें चेंज कर दी। कि जैसे वहां पर एबीसी लिखा था तो मुझे रिक्वायरमेंट करियर लिखने की थी, तो मैंने एबीसी हटा के वहां पर बस करियर लिख दिया। ठीक है। फ्रेमवर्क की स्पेशलिटी जैसे कि फ्रेमवर्क्स में हमारे पास आपके पास बूटस्ट्रैप है सबसे फेमस, या फिर टेलविंड सीएसएस। ठीक है, टेलविंड सीएसएस, ये सारे हमारे पास क्या है, एक फ्रेमवर्क है HTML के भी, और सॉरी CSS के भी और जावास्क्रिप्ट के भी। तो इनमें चीज़ें बनी हुई होती है कि जैसे आपके पास क्या होगा, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, एक बूट स्ट्रैप को खोल लेते हैं। बूट स्ट्रैप, आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैं बूट स्ट्रैप में आता हूँ, यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स में आता हूँ और यहाँ पर मैं एक नेव बार में आ जाता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, बने बनाए नेव बार है। ये देखिए नेव बार आपके पास बने हैं। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, एक कैराउजल चाहिए या फिर स्लाइडर टाइप का चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए, ये देखिए कैराउजल। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर इस तरीके से कैराउजल अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड है, आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक वाला है, ये आपके पास नॉर्मल वाला है। ठीक है, ये देखिए। तो आप क्या करोगे, इस तरीके की स्लाइड बने बने हैं, आपको बस एक कोड कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, तो आपका भी चल जाएगा। बस इमेजेस वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा HTML पढ़ना पड़ेगा, आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके पास फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो फ्रेमवर्क्स होते हैं एंड हमारे पास लाइब्रेरीज भी होती है। अगर आप लाइब्रेरीज की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आपके पास जैसे रिएक्ट JS चल रहा है। ठीक है, रिएक्ट JS है, नेस्ट JS है, एक्सप्रेस है। तो ये सारी क्या है, हमारे पास लाइब्रेरीज है। इन लाइब्रेरीज की हेल्प से हम क्या करते हैं, आ, अपने जो वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसको और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कुछ नई नई चीज़ें लाते हैं, एडिशनल चीज़ें लाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो होती है उसको हम बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए, हमको थोड़ा एफिशिएंसी मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज भी होती हैं जो हमको सीखनी होती है। अगर आप बिल्कुल नहीं सीख रहे, इन्हीं से काम करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड की रिक्वायरमेंट है कि आपको फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, बिकॉज इट्स एफिशिएंट, आपका समय बचाता है और आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता है पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो इनको सीखना ज़रूरी है और इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बिकॉज सबसे, अगर आपने कोर टेक्नोलॉजीज अच्छे से पढ़ रखी हैं तो आपको फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज यूज़ करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा आपको फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज का कि वो कैसे काम करती हैं। उसके बाद बेसिक चीज़ें जैसे आप करने पे आ जाओगे फिर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आपको अपना
बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, जो है आपका HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इन तीनों को मिला के प्लस फ्रेमवर्क को मिला के आपका होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, जो आपको सीखना ज़रूरी है अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में आना चाहते हो आपके पास। फिर अगर आप इसमें अच्छे से पकड़ बना लेते हो, तब आपको मूव करना चाहिए बैक एंड वेब डेवलपमेंट में, अगर आप जाना चाहते हो तो। वरना फ्रंट एंड की दुनिया काफ़ी बड़ी है, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि अगर आप खुद से एक डिज़ाइनर हो तो आप क्या कर सकते हो, फिग्मा इस तरीके के टूल्स को सीख सकते हो। ठीक है, जिससे आप और फिग्मा के अलावा अगर आपको फोटोशॉप यूज़ करना आता है, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, ठीक है, एडोबी इलस्ट्रेटर अगर आप यूज़ कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लोगे विद फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज, और आपको फिग्मा भी आता है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, मतलब आइकन्स आप डाउनलोड नहीं करते हो, खुद ही बना लेते हो, तो अगर इस तरीके की चीज़ें आपको आ जाती तो एक फुल फ्लेज्ड फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकते हो, जो कि मोर देन इनफ है। ऐसा नहीं होता कि आपको बैक एंड भी आना जरूरी है। तो फ्रंट एंड के अलग से होते हैं, बैक एंड के अलग से होते हैं, कुछ दोनों साथ के भी होते हैं जिनको दोनों आते हैं, जिनको हम फुल स्टैक वेब डेवलपर्स बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इतना भी करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये अगर सारी चीज़ें कर लेते हो तो इजीली जॉब आपको अवेलेबल हो जाती है। बैक एंड वाले का काम अगर नहीं भी आता तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से पूरा सीखना चाहते हैं तो आई वुड एडवाइस कि आप पूरा ही सीख लीजिए, है ना, ताकि आपको किसी और पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि बैक एंड कैसे डेवलप करते हैं, कैसे मुझे अपना टास्क दूसरे को देना है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं चाहते तो आप क्या करोगे, दोनों की दोनों चीज़ें सीख लोगे। बट फॉर दिस वीडियो आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं, जिनको यूज़ करके आप एक फुल फ्लैज वेब डेवलपर्स बन सकते हो और एक अच्छी और इंटरेक्टिव वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर माई साइड। बाय बाय, टेक केयर। ओके सो, ओके, अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट करने में, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, आप बेसिक से सीखना चाहते हैं किस तरीके से ये काम करता है, और सीखना चाहते हैं कि किस किस तरीके से हम इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, तो आप ब्रेलिका सर्विसेज को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वी विल हेल्प यू एंड वी विल गाइड यू थ्रू all these things so that you can become a best front end web developer. Okay, so that's it from my side. Bye bye, take care.